दोस्तों तारीख थी 6 अक्टूबर और साल था 2000। नेल्सन मंडेला के ऑफिस के बाहर साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैंसी क्रोनिए पूरी नर्वसनेस के साथ बैठे थे। हालांकि इस ऑफिस में वो बहुत बार आए थे, यहां पर उनको हमेशा वेलकम किया गया था, लेकिन अब की बार यहां तक आने में उनको बहुत परमिशन लेनी पड़ी थी क्योंकि नेल्सन मंडेला उनसे मिलने को तैयार ही नहीं थे। मीटिंग हुई, बंद कमरे के अंदर क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिर जब नेल्सन मंडेला से इस मीटिंग की डिटेल मांगी गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्रोनिए से कड़े शब्दों में बात करी है। नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उनको बताऊं कि उन्होंने जो किया है वो बेहद गलत है। हैंसी क्रोनिए एक यंग खिलाड़ी हैं और अगर क्रिकेट की बात करी जाए तो उनकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान साउथ अफ्रीका क्रिकेट पर गया। मंडेला ने कहा कि मैंने उनको ये मैसेज दिया है कि एक इंसान अपनी ट्रेजेडी को कामयाबी में बदल सकता है और उनके अंदर ये काबिलियत है। मंडेला ने यह भी कहा कि मैं उनको एनकरेज करना चाहता था, लेकिन उनको यह भी पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया। अगर उनके खिलाफ लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो जो भी फैसला आएगा उन्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, वो अभी भी रोल मॉडल रह सकते हैं, ये बोला मंडेला ने। अपने जीवन में पहली बार था जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के क्रिकेट कप्तान हैंसी क्रोनिए को लेकर इतने कड़े शब्दों में बात कर रहे थे, वरना इससे पहले मंडेला हमेशा क्रोनिए की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी के कायल रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने पब्लिकली क्रोनिए को एंडोर्स किया था और ये बात आप नेल्सन मंडेला की वेबसाइट पर उनकी स्पीच में जाकर देख सकते हैं। 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका की टीम कराची में खेल रही थी, जहां पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के सामने जीतने के लिए 242 का टारगेट रखा था और साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा टारगेट, जो कि उस टाइम पर काफी बड़ा हुआ करता था, उसको 34 बॉल रहते ही चेस कर लिया था। इसके बाद नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम को एक मैसेज दिया था जिसमें उनकी तारीफ की थी और उन्हें बधाई भी दी थी। नेल्सन मंडेला से बड़ा इंडिविजुअल आज तक साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में कोई पैदा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका में उन्हें फादर ऑफ द नेशन और फादर ऑफ द डेमोक्रेसी कहकर बुलाया जाता है, यानी वही दर्जा जो हमारे यहां महात्मा गांधी को दिया जाता है। ऐसे में मंडेला का एक क्रिकेट खिलाड़ी का इस तरीके से फैन होना और उसको ओपनली एंडोर्स करना उस खिलाड़ी को भी बहुत बड़ा बना देता है, महान बना देता है। हैंसी क्रोनिए क्राउड के फेवरेट भी थे। साउथ अफ्रीका क्रिकेट में उनके नाम का सिक्का चलता था और कप्तान ऐसे कि विश्व विजेता स्टीव वॉ ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि 90s में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टक्कर साउथ अफ्रीका की टीम से ही होती थी। आखिर इतने टैलेंट, नाम, शोहरत और इज्जत वाले क्रिकेटर का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आया, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इस खिलाड़ी ने स्टारडम कैसे देखा। क्रोनिए एक ऐसी फैमिली से आते थे जिनका स्पोर्ट्स में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था। उनके पिता 60 के दशक में ऑरेंज स्टेट के लिए ऑफ स्पिनर थे। उनका भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ था, लेकिन क्रोनिए इन सभी से अलग थे। इन सब से एक कदम वो आगे थे। ग्रे कॉलेज का वो हेड बॉय बने। रग्बी और क्रिकेट दोनों में वो कैप्टन थे। लोग कहते थे कि इस लड़के में कुछ तो स्पेशल है। लीडरशिप उनके खून में थी। 21 साल की उम्र में वो ऑरेंज फ्री स्टेट के कैप्टन बन गए। 1992 में साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने डेब्यू किया और मात्र 24 साल की उम्र में यानी 1994 में वो पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम के कैप्टन बन गए। वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो नई साउथ अफ्रीका का चेहरा थे। और जो आदमी अपने देश में क्रिकेट का फेस बन जाए फिर उसके पास पैसे की कमी थोड़ी ना होती है। क्रोनिए के पास भी सब कुछ था, एंडोर्समेंट, शोहरत, सब कुछ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इतना पैसा होने के बावजूद क्रोनिए को और पैसा चाहिए था। सीधे शब्दों में कहें तो क्रोनिए लालची थे। इनफैक्ट न्यूज रिपोर्ट से ये भी बताती हैं कि वो कंजूस भी थे। उनकी बहन हेस्टर ने एक किस्सा बताया था जहां पर क्रोनिए अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक ट्रिप पर पेरिस गए हुए थे, लेकिन पूरी ट्रिप उन्होंने ये ट्रिप सिर्फ ब्रेड खाकर और पानी पीकर निकाली क्योंकि उनको पेरिस के रेस्टोरेंट्स महंगे लग रहे थे। पैसा बचाने और पैसा कमाने की शायद यही लत साउथ अफ्रीका के सबसे महंगे कैप्टन को भारी पड़ गई। वैसे तो अगर आप क्रोनिए की मैच फिक्सिंग टाइमलाइन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका भांडा सन 2000 में फूटा, लेकिन मैच फिक्सिंग के बीज 1996 यानी 1996 में ही बो दिए गए थे। न्यूज रिपोर्ट से बता देंगे 1996 में मुंबई में एक टेस्ट मैच में क्रोनिए ने टीम मीटिंग में सबको ये बताया, अपने सारे प्लेयर्स से बोला कि बुकी से $2.5 लाख मिले और ये हम आपस में बांट सकते हैं अगर हम अगला मैच हार जाए तो। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। किसी को भरोसा भी नहीं हुआ कि आखिर क्रोनिए ऐसी बात कर भी कैसे सकते। फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स ने गुस्से में क्रोनिए को वार्निंग दी कि इस तरीके का करने का आगे से कुछ सोचना भी मत, लेकिन क्रोनिए के दिमाग में आसान पैसा कमाने की एक ट्रिक आ चुकी थी जो इतनी आसानी से वो छोड़ने वाले नहीं थे। 1996 में ही टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच जो कि कानपुर में होने वाला था, उससे पहले एक भारतीय बुकी मुकेश कुमार से क्रोनिए की मुलाकात मोहम्मद अजहरुद्दीन ने करवाई। क्रोनिए ने मुकेश से $30,000 लिए। डील ये थी कि साउथ अफ्रीका कानपुर टेस्ट के आखिरी दिन अपनी सारी विकेट गंवा देगी।
हालांकि क्रोनिये ने इस बात की जानकारी अपनी टीम को नहीं दी थी, यानी मैच फिक्सिंग के पैसे तो ले लिए थे पर इफेक्टिवली फिक्सिंग करी नहीं थी। हालांकि साउथ अफ्रीका फिर भी कानपुर टेस्ट में आखिरी दिन ऑल आउट हो गई थी। और मजेदार बात यह है कि साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट रन स्कोरर खुद कैप्टन क्रोनिये थे, जिन्होंने इस मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी। क्रोनिये की मैच फिक्सिंग की आदत 1996 में शुरू जरूर हुई, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से सन 2000 में इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सेंचुरियन टेस्ट खेला जाना था, जहां पर यह टेस्ट मैच पूरी तरह से ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस मैच में रिजल्ट लाने के लिए क्रोनिये को 5000 पाउंड्स मिले थे। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बना लिए थे। मैच क्योंकि बारिश से अफेक्टेड था तो रिजल्ट आना नामुमकिन था, लेकिन फिर क्रोनिये ने इंग्लैंड के कैप्टन नासिर हुसैन को एक अजीब सा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी इनिंग फोरफीट कर दो, हम अपनी फोरफीट कर देंगे और आपके पास एक इनिंग में 249 यानी 249 रन बनाने का टारगेट हो जाएगा। नासिर हुसैन को यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरीके का कोई ऑफर दे कैसे सकता है। उन्होंने मजाक में ये बात टाल दी, लेकिन फिर उन्होंने सीरियसली कंसिडर किया और क्रोनिये से कंफर्म किया कि ब्रो, आप वाकई में ऐसा करना चाहते हो? क्रोनिये ने कहा बिल्कुल। नासिर हुसैन ऐसा करने के लिए तैयार हो गए और इंग्लैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग बिना रन बनाए डिक्लेयर कर दी। साउथ अफ्रीका ने भी बिल्कुल यही किया। दूसरी इनिंग में एक भी रन नहीं बनाया, यानी आखिरी इनिंग में इंग्लैंड के पास जीतने के लिए टारगेट था 249 का, जो कि उन्होंने 2 विकेट रहते ही जीत लिया और सेंचुरियन टेस्ट भी अपने नाम कर लिया। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रोनिये को यह मैच फिक्स करने के लिए पैसों के अलावा एक महंगी जैकेट भी गिफ्ट करी गई थी। इसके बाद इसी साल यानी साल 2000 में क्रोनिये ने इंडिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज भी फिक्स की थी और यहीं पर उनको पहला ब्लो मिला। 7 अप्रैल सन 2000 को दिल्ली पुलिस ने क्रोनिये को मार्च में हुए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज फिक्स करने के लिए चार्ज किया। क्रोनिये और एक और इंडियन बिजनेसमैन के बीच जो बातचीत हुई थी वो भी दिल्ली पुलिस ने बताई। क्रोनिये ने साउथ अफ्रीका की टीम के सीक्रेट्स, यानी कि कौन खेल रहा है और कौन नहीं, मैच फिक्सिंग की डील में साउथ अफ्रीका के खिलाफ से कौन खिलाड़ी शामिल है या कौन नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने बताई, जो कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी शामिल की। हालांकि हैंसी क्रोनिये ने ऐसे किसी भी तरह के मैच फिक्सिंग इन्वॉल्वमेंट में अपने आप को निर्दोष बताया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट फैंस और उनकी क्रिकेट बोर्ड, यहां तक कि उनकी मीडिया ने भी हैंसी क्रोनिये का बचाव किया। 9 अप्रैल को क्रोनिये ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर उन्होंने बताया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज फिक्स करने के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया और ना ही किसी खिलाड़ी को बोला है कि हम मैच हारेंगे। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद क्रोनिये ने रात को 3 बजे साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अली बाकर को फोन करके बताया कि वो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट से उन्होंने गद्दारी की। क्रोनिये ने अली बाकर के सामने मैच फिक्सिंग तो नहीं कबूली, लेकिन यह जरूर कहा है कि 10-15 हज़ार डॉलर्स के लिए उन्होंने टीम की इनसाइड इंफॉर्मेशन दी है। इसके चलते 11 अप्रैल को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने क्रोनिये को कप्तानी से हटा दिया और 12 अप्रैल को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने यह भी ऐलान किया कि साल की शुरुआत में सेंचुरियन टेस्ट, जिसका जिक्र अभी हमने किया था थोड़े टाइम पहले, उसकी फिक्सिंग की भी जांच पर एक कमेटी बिठाई जाएगी। 28 अप्रैल सन 2000 को इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में इंडियन गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई और उन्होंने मैच फिक्सिंग की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी। वहीं 7 जून सन 2000 में साउथ अफ्रीका में भी किंग कमीशन की इंक्वायरी बैठी, जहां पर फॉर्मर साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी पैट सिमकॉक्स ने यह कंफर्म किया कि 1994-95 में पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मैच में हैंसी क्रोनिये ने मैच हारने के लिए टीम से बोला था। उन्होंने 1996 में मुंबई टेस्ट से पहले हुई टीम मीटिंग का भी जिक्र करा कमीशन के सामने और अगले ही दिन यानी 8 जून को जब साउथ अफ्रीका के लेजेंड हर्शल गिब्स ने भी क्रोनिये के खिलाफ टेस्टिफाई किया तो क्रोनिये के क्रिकेट करियर के ताबूत में आखिरी कील ये साबित हुआ। इसके बाद रिकी बॉय और हेनरी विलियम्स ने भी ये बताया कि क्रोनिये ने उनको फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया था और इसके बदले में उनको पैसे देने की भी पेशकश करी थी। 13 जून तक आते आते साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े खिलाड़ियों ने भी हैंसी क्रोनिये के खिलाफ बयान दे दिए। इन खिलाड़ियों में लांस क्लूजनर, जैक कैलिस और मार्क बाउचर भी शामिल थे। इन तीनों ने बताया कि मार्च में बैंगलोर टेस्ट से पहले अपने होटल के कमरे में क्रोनिये ने इन तीनों को मैच फिक्सिंग का ऑफर दिया था। सब तरफ से फंस चुके थे क्रोनिये, उनके पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था और इसलिए उन्होंने 15 जून को यह मान लिया कि वो 1996 से यानी 1996 से सट्टेबाजों के संपर्क में थे। I was very naughty, I must admit. I got a huge fright when this whole thing broke, and I wanted to cover up as much as I can, as Mr. Gibbs and Mr. Williams testified. And I wanted to make an arrangement with Mr. Arenstam to cover up as well, yes. किंग मिशन के सामने क्रोनिये ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी नाम लिया और कहा कि असल में उनकी बुक्की से मुलाकात 1996 में अजहरुद्दीन ने ही करवाई थी। हालांकि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इन सारे क्लेम को बकवास बताया। जून 23 को किंग कमीशन के सामने हैंसी क्रोनिये रो भी दिए। Mr. Cronier, thank you. Mr. Commissioner, may we ask on that basis that Mr. Cronier now be provisionally excused so that he may go. और उन्होंने अपने सारे जुर्म एक्सेप्ट किए, कबूल किए। उन्होंने कहा कि वो खेल से, इस देश से और अपनी टीम से बहुत प्यार करते हैं।
लेकिन पैसे की लालच में उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। हैंसी क्रोनिया ने किंग कमीशन से माफी भी मांगी, लेकिन कमीशन ने यह पूरा मामला आईसीसी एंटी करप्शन बोर्ड को सौंप दिया, जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। 28 अगस्त को साउथ अफ्रीका के दो बड़े खिलाड़ी हेनरी विलियम्स और हर्शल गिब्स पर 31 दिसंबर 2000 तक क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया गया, जबकि 11 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले में यह बताया कि हैंसी क्रोनिया पर लाइफ टाइम बैन लगा रहे हैं। क्रोनिया अब किसी भी लेवल पर साउथ अफ्रीका को न तो रिप्रेजेंट करेंगे और न ही किसी क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साउथ अफ्रीका के तब के सबसे महान कप्तान, जिन्होंने क्रिकेट मैप पर साउथ अफ्रीका को एक बेहतरीन टीम बनाने में योगदान दिया, अपने पैसे की लालच की वजह से वो क्रिकेट से दूर हो चुके थे। लेकिन उनके साथ सबसे बुरा होना अभी बाकी था। 1 जून सन 2002 क्रोनिया जोहान्सबर्ग से जॉर्ज जा रहे थे, जब उनकी फ्लाइट तेज तूफान और बारिश की वजह से कैंसिल हो गई। हैंसी क्रोनिया वीकेंड पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने एक कार्गो प्लेन में जाने का फैसला लिया। इस कार्गो फ्लाइट में 2 पायलट थे और इन दोनों के अलावा सिर्फ हैंसी क्रोनिया अकेले पैसेंजर थे। लेकिन जब यह कार्गो प्लेन जॉर्ज एयरपोर्ट पर लैंड होने ही वाला था, उससे पहले क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलट और हैंसी क्रोनिया की मौत हो गई। 4 साल बाद इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि यह प्लेन क्रैश पायलट्स की गलती की वजह से ही हुआ था और इस फ्लाइट में खराब मौसम की वजह से नेविगेशन भी खराब हो चुका था। हालांकि साल 2003 में ऑब्जर्वर स्पोर्ट्स नाम की एक मैगजीन ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि क्रोनिया के कार्गो प्लेन का एक्सीडेंट नेचुरल नहीं था और यह प्लेन जानबूझकर क्रैश करवाया गया, यानी क्रोनिया का मर्डर करवाया गया। और ये इसलिए करवाया गया क्योंकि क्रोनिया ऐसे कई राज जानते थे जो कि अगर सामने आ जाते तो बहुत बड़े बड़े लोग भी इस मैच फिक्सिंग में सामने आ जाते। वो नाम सामने न आ पाए और ये इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो पाए, इसीलिए क्रोनिया का मर्डर करवाया गया। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत मिले नहीं और सिर्फ ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के रहेगी। लेकिन कहा जाता है ना, बिना आग के धुआं कहाँ उठता है। साउथ अफ्रीका का उस वक्त का सबसे महान कप्तान रहस्यमय तरीके से जरूर मरा और बात भी क्लियर हुई कि ये इंसान मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था और इसकी वजह से साउथ अफ्रीका और उसके देश के क्रिकेट की छवि भी खराब हुई। इसके बावजूद सन 2004 में साउथ अफ्रीका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें साउथ अफ्रीका के पूरे इतिहास के 100 सबसे बड़े नामों को जनता से पूछा गया कि बताइए 100 सबसे बड़े नाम साउथ अफ्रीका के इतिहास के कौन से हैं। क्रोनिया इस सर्वे में 11वें नंबर पर आए, जो दिखाता है कि इन तमाम नाकामियों और गलतियों के बावजूद उस मुल्क ने अपने एक युवा हीरो को माफ कर दिया था और उसकी खूबियों को ही उन्होंने याद रखना ज़्यादा बेहतर समझा। आपको पता है इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन था? नेल्सन मंडेला, हैंसी क्रोनिया के सबसे बड़े फैन। आपको साउथ अफ्रीका के पूर्व कैप्टन हैंसी क्रोनिया की अनटोल्ड स्टोरी कैसी लगी? साल 2000 वाले मैच फिक्सिंग पर आपकी क्या यादें हैं? क्या आपको याद है उस टाइम क्या एज थी आपकी? इस स्टोरी को आपने कितना सुना, समझा और एक्सप्लोर किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ये मैच फिक्सिंग वाली सीरीज पर अगली वीडियो भी आएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।